नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख है 7 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका अपनी हरकतों की वजह से तमाम बड़े दुश्मन जो भारत के दुश्मन थे, भारत जिनसे कभी लड़ाई लड़ता था, आने वाले टाइम में एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं। और साथ ही भारत के अंदर भी आज चुनाव को लेकर एक ऐसी खबर निकल के सामने आई और इतने फर्जी वोटर आज पकड़े गए कि भाजपा की पोल खुल गई। और साथ ही गजा में मदद के नाम पे कैसे मौत बांटी जा रही है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। वहीं बंधकों के परिवार वालों ने नेतन्याहू की नाक में क्या दम कर रखा है, यह भी एक बड़ी खबर है। इसे भी आपको डिटेल में बताऊंगा, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। और इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में किसके साथ खड़े हैं, इजराइल या फिलिस्तीन, कमेंट करके एक बार मुझे जरूर बता दें। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली खबर मैं आपको गजा की बताऊंगा। गजा में इस समय जो मौत का मंजर है दोस्तों, उसको देखने के बाद आपका कलेजा फट जाएगा। आज गजा में जो भूख से मरे हैं, उनके मरने वालों की जो तादाद है 197 के करीब है। यानी 197 के करीब लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल भूखमरी से मरे। इनके पास न पीने को पानी था, न खाने को खाना था, न कोई मदद थी, न कोई दवा था। तमाम चीजें जब इनके पास नहीं थी, भूख से तड़प तड़प के, प्यास से गला सूखते सूखते अंत में इन लोगों ने अपना दम तोड़ा। 197 जानें आज भूख से गई हैं। आलम ऐसा है कि आज WHF वर्ल्ड हेल्थ फाउंडेशन के चीफ ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये जो मदद पहुंच रही है एयर ड्रॉप के माध्यम से, ये कुछ भी नहीं है। ये बस और बस ऊंट के मुंह में जीरा जितना है। इस मदद से गजा के लोगों को आप नहीं बचा सकते। इस मदद से गजा के लोगों की जिंदगी आप नहीं महफूज कर सकते। ये बात वहां पे मदद करने वाले लोगों का कहना है। इधर जो लोग मदद करने जा रहे हो, चाहे ट्रक लेके जा रहे हो, चाहे अपने हाथों से पैकेट्स बांट रहे हो, चाहे कुछ और कर रहे हो, इन तमाम लोगों को इजराइल की गोलियों का सामना करना पड़ रहा। इन तमाम लोगों को इजराइल की गोलियों से उड़ाया जा रहा। आलम ऐसा है कि आज मैं रिपोर्ट देख रहा था अल जजीरा की कि 150 के करीब लोग मरे थे। उसमें 87 ऐसे थे जो वहां पे खाना बांटने गए थे। आप सोचिए कि नेकी के काम में इन लोगों ने अपनी शहादत दी है। ये ऊपर जाएंगे तो इनको कौन सा मुकाम हासिल होगा, एक बार आप खुद सोच के देखिए कि वहां पे इनकी कोई मजबूरी नहीं थी। ये वहां पे पैदा नहीं हुए थे, बस वहां पे मदद बांटने गए थे। और ये पता था कि जाऊंगा तो गोली मिलेगी, लेकिन इन्होंने गोली खाना मुनासिब समझा, वहां से पीठ दिखाना नहीं। खैर, और खबर आपको बताता हूं। गजा से ही खबर निकल के सामने आ रही है कि लगभग 14,800 लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में भर्ती हैं। और इन लोगों को अगर हाल फिलहाल में मेडिकल सपोर्ट नहीं मिला तो 1 या 2 दिन के अंदर 14,800 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो जाएगी। 14,800 लोग ऐसे हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में फ्यूल है नहीं, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो, कहीं भी कोई सप्लाई हो नहीं पा रही। और इसका रिजल्ट ये है कि 14,800 लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड है। तादाद अगर असल में देखी जाए तो 15,000 16,000 होगी, लेकिन रिपोर्ट्स की भी अगर सच्चाई मान लें, केवल 14,800 की तादाद लेके चलें तो भी इतने लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी और मौत आज इजराइल के हाथों में मौजूद है। आज एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि इजराइल ने इस जंग में लगभग 87.5 बिलियन डॉलर के करीब खर्चा किया है। 87.5 बिलियन डॉलर के करीब इजराइल खर्च कर चुका है। हमास को हटा नहीं पाया, गाजा को पूरी तरीके से कब्जा कर नहीं पाया। पूरी दुनिया में उसने दुश्मनी अलग पाल ली। आज आपको रिपोर्ट बताता हूं कि हूतीज ने आज 60 ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ये ऐलान कर दिया कि अगर इन कंपनियों का जहाज लाल सागर से पार होता हुआ नजर आया तो इन कंपनियों के जहाज को उड़ा दिया जाएगा। भले ही उस पर इजराइल का झंडा हो या ना हो, भले ये इजराइल की तरफ जा रहा हो या फिर इजराइल की तरफ से आ रहा हो या फिर नहीं भी आ रहा हो, कोई खास मैटर नहीं करता। इनको जैसे ही लाल सागर में देखा जाएगा, इनको उड़ा दिया जाएगा। तो इजराइल की आप आलम देखिए, इनका आज हाल देखिए। इनका जो आर्मी चीफ है सरकार गिराने के पीछे पड़ा, ये बात नेतन्याहू का बेटा खुद ट्वीट करके बताता है। ये तो मैंने आपको बताया ही था। साथ ही आपस में ये लड़ मर रहे। नेतन्याहू के ऊपर करप्शन का मुकदमा चल रहा। इधर अलग अलग देश इनसे दुश्मनी निकाल ही रहे, अलग अलग देश इनको देखना नहीं चाहते। 87.5 बिलियन डॉलर इन्होंने खर्च कर दिया इस जंग के नाम पे। अपने लोगों के साथ इजराइल क्या करवा रहा, वो भी अगली रिपोर्ट में आप जानिए। दरअसल ईरान ने 2 लोगों को फांसी दी थी, और ये जो फांसी दी, डेथ सेंटेंस दिया, इससे 2 बातें पता चली। पहली बात ये कि जो पहले शख्स को दिया गया, बार बार वो शब्द रिपीट नहीं करूंगा नहीं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम पकड़ लेगा और वीडियो डिलीट करवा देगा। बाकी अब समझ लीजिए क्या दिया गया की बात बोलूंगा। जिस शख्स को दिया गया वो पहला ऐसा था जो मोसाद का जासूस था।
आज ऑपरेशन मोसाद चलाया था ईरान ने। मोसाद से संबंध रखने वाले जितने लोग थे उनको पकड़ा गया। उनमें से आज जो मिला, थोड़ी बहुत पूछताछ हुई, उसके बाद तुरंत उसको टांग दिया गया। दूसरा जो शख्स था, ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो शख्स था वो ISI से संबंध रखता था, यानी जो सीरिया और उधर मिडिल ईस्ट के आतंकवादी ग्रुप हैं उनसे संबंध रखता था। जैसे ही उसका संबंध उस ग्रुप से निकला, उस आतंकवादी ग्रुप से निकला, ईरान ने फौरन लटका दिया। तमाम लोग हमारे देश में, तमाम बड़े बड़े मेजर भी कहते हैं कि भाई ईरान तो आतंकवाद को पालता है। ईरान एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में टेररिज्म फैलाता है। तो बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि भाई तब ईरान ने क्यों लटका दिया? ईरान चाहता तो सम्मान देता, पैसा देता, बंगला देता, गाड़ी देता कि भाई तुम तो उस ग्रुप से संबंध रखते हो, लेकिन ईरान ने टांग दिया। और टांगने के बाद ये कहा गया कि इसके साथ कोई भी वो रीति रिवाज नहीं होगा जो आमतौर पे मुसलमानों के साथ होता है। ना ही फातिया पढ़ा जाएगा, ना ही नमाज जनाजा होगा, ले जाके कहीं खोद के गाड़ दो, नहीं जला दो। कोई धार्मिक मान्यता नहीं, कोई धार्मिक महत्व नहीं। तो ये काम ईरान कर रहा है और करना भी चाहिए। अगर कोई भी कहीं भी दहशतगर्दी करता पकड़ा जाए, वो किसी भी धर्म से हो, उसको यूं ही फेंक दो समुद्र में। कुछ भी ऐसा काम ना करो जिससे उसको मुक्ति मिले, तभी पूरी दुनिया में ये चीजें कम होगी, नहीं तो नहीं होगी। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर हम ट्रम्प साहब की आपको बता देते हैं। ये भाई साहब इतना बुरा फंस गए अपने बड़बोलेपन में कि आज इनके साथ कोई खड़ा नहीं है। दरअसल इन्होंने सबसे पहले रसिया से अपनी दुश्मनी निकाली, उस पर टैरिफ लगाया, धमकी दी, सैंक्शंस लगाने की बात की। इधर फिर जब रसिया को तो झुका नहीं पाए, हर मामले में रसिया इनसे आगे, अपनी न्यूक्लियर सबमरीन वगैरह भी इन्होंने भेजी थी, आपको पता ही होगा, मैंने भी बताया था। आज इन्होंने क्या किया कि रसिया के 2-3 जहाज़ों को नीलाम कर दिया। जो जहाज़ अमेरिका ने सीज किया था, उस जहाज़ को नीलाम करने का काम किया और कहा कि इस जहाज़ की वजह से रसिया हमारे आसपास घूम रहा था, हमने रसिया को जलील किया, देखो जहाज़ पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद अब इसको नीलाम करें और रसिया कुछ उखाड़ नहीं पा रहा। इसके बाद इन्होंने अगला गुस्सा चाइना पे निकाला और कहा कि चाइना, तुम ईरान और रशिया के दोस्त हो, तुमको भी हम सबक सिखाएंगे, तुम्हारे ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। कहा ठीक है, चलो लगा दो। इसके बाद क्या हुआ कि भारत के खिलाफ, जो कि सबसे सीधा इनको भारत ही मिला, पहले इन्होंने कहा कि भाई मैंने सीज फायर कराया भारत के साथ, पाकिस्तान का। फिर कहा कि भारत जो है पाकिस्तान से तेल खरीदेगा, यानी पाकिस्तान इतना अमीर हो जाएगा कि भारत उससे तेल खरीदेगा। तेल कहाँ निकला अभी नहीं पता, बस तेल बेचने लग गए। इधर आसिम मुनीर 1-2 महीने में दूसरी बार अमेरिका के दौरे पे जाने वाले हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन तमाम चीज़ों से जब भारत का ये कुछ इतना सा हिला नहीं पाए, तब इन्होंने पहले धमकी दी और कहा कि रशिया से तेल लेना बंद करो, नहीं तो जो रशिया से तेल लेगा, चाहे भारत हो चाहे जो, हम उस पर सैंक्शंस लगा देंगे, उसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। भारत ने कहा छोड़ो बे, बकवास करते हो। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने भारत के ऊपर पहले 25% टैरिफ लगा दिया। जब भारत नहीं झुका तो फिर इन्होंने 25% और लगा दिया, टोटल 50% टैरिफ इन्होंने लगा दिया। अब क्या हुआ कि भारत जब नहीं झुका, तब इन्होंने फार्मा इंडस्ट्री में 250% टैरिफ लगा दिया, 250%। अब 250% जब टैरिफ लगा दिया, तब इनको लगा कि भारत अब हमारे पैरों में गिरेगा, भारत हमारे पैरों से लिपट जाएगा, कहेगा बातचीत करो। लेकिन भारत ने कहा, और खासकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा, और ये बात मैं बार बार बोलता हूं कि हमारी आपसी लड़ाई, हमारी शिकायतें हमारे प्रधानमंत्री से हो सकती हैं, लेकिन जब मामला विदेश का आएगा तो हम सीना खोल के अपने प्रधानमंत्री के आगे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे ये हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता है, कोई उल्टा नहीं बोल सकता। हम चाहे जो बोले, भाई हमारे घर का मामला है। खैर, तब मोदी जी ने कहा कि देखो ऐसा है, मुझे पता था ये चीजें होंगी, मुझे पता था ब्लैकमेल करेगा ट्रंप, लेकिन एक बात ये सच्चाई जान लो कि किसी भी सूरत हाल में हम भारत के हित के खिलाफ काम नहीं करेंगे। अगर भारत सस्ता तेल ले रहा तो लेता रहेगा, उससे भारत को फायदा है तो भारत को फायदा मिलता रहेगा, किसी को बुरा लगे तो लगे, हमको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब मोदी जी ने जब ये बात बोली, तब वहां पे 2-3 चीजें और निकल के सामने आई। पहला तो शशि थरूर, कांग्रेस के नेता, इन्होंने एक बयान दिया और इनके बयान में एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अपोजिशन के लीडर हैं, लोग कहेंगे कि भाई ये तो निंदा करने का काम करते हैं, लेकिन जो लोग समझते हैं उनको पता होगा कि बात कितनी कड़वी और कितनी सच है। दरअसल शशि थरूर ने कहा कि यार बातचीत क्यों कर रहे हो, बातचीत अमेरिका से कर क्यों रहे हो, उसने 50% टैरिफ लगाया, तुम 100% लगा दो, बकवास खत्म करो। भारत में आईफोन कितनी यूजर है, होने दो ना महंगा, क्या दिक्कत है। जब मार्केट इनका टूटेगा, हम टैरिफ लगाएंगे, हम सेंसस लगाएंगे, 140 करोड़ की आवाम है, अगर हम किसी कंपनी से 1-1 रुपए का शैम्पू भी ले लें तो हमारा लेने का तरीका ऐसा है कि अगर हम 1-1 रुपए का भी ले लिए, कहीं ठीक ठाक प्रचार प्रसार हो गया, 1-1 रुपए का भी ले लिए, तो आलम ऐसा होगा कि 140 करोड़ की वो कंपनी हो जाएगी। 1-1 शैम्पू अगर 1-1 रुपए का ले लिए, और अगर हम
एक एक पैकेट उठा के फेंक दिया और हमने बाइकआउट करना शुरू कर दिया, तो क्या हकीकत और क्या हैसियत होगी आप खुद समझ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चीज़ें आप ध्यान नहीं देते क्योंकि आप अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। हमारा काम है ये काम, और ऐसे कामों को पकड़ के रखना। आपने एक चीज़ नोटिस की, सबसे पहले क्या हुआ कि कोल्ड ड्रिंक का दाम 25, 30, 35 रुपए था, 20 रुपए आ गया। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 20 रुपए में आधा लीटर तक देने लगी। क्यों? बाइकआउट का ही नतीजा था और कोई वजह नहीं थी। बाइकआउट हुआ, चीजें सस्ती हो गई। तो अगर हम अमेरिकन कंपनी का बाइकआउट करेंगे तो क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। तो हमें बहुत धमकी देने की गलती ना करे ट्रम्प। हम अपने आप में कैपेबल है, हमारा देश सबसे पहले है, हम औकात पिला देंगे तुमको। लेकिन सवाल उन अंधभक्तों से भी बनता है दोस्तों, जो अंधभक्त कभी ट्रम्प के लिए पूजा पाठ करते थे। तो एक चीज ध्यान दें, वही पूजा पाठ अगर अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए कर देते तो शायद चीजें ज्यादा बेहतर होती। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है इजराइल से। इजराइल के जितने बंधक इस समय हमास की कैद में हैं, उनके परिवार वाले बुरी तरह डरे हुए हैं। हमास से नहीं, अपनी सरकार से। दरअसल क्या हुआ कि इजराइल ने आदेश दे दिया कि भाई गाजा कब्जा करो। जब गाजा को कब्जा करने का आदेश इजराइल ने दिया, इसी दौरान जो आर्मी चीफ थे एयाल जामिर का कहना था कि भाई इससे तो हमारे बंधकों को भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जब हम लगातार एयर स्ट्राइक करेंगे, लगातार हम बम गिराएंगे, तो फिर बम कहाँ गिरेगा उस पर हमारा कंट्रोल थोड़ी ना है। और जब हम पूरे गाजा पे बम गिराएंगे तो भले ही गाजा के लोकल फिलिस्तीनी मरेंगे, लेकिन उन्हीं बीच हमारे बंधक भी कहीं छुपे होंगे, उनको छुपाया गया होगा और वो भी मर जाएंगे। नेतन्याहू ने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एयाल जामिर ने कहा मुझे फर्क पड़ता है। आप प्रधानमंत्री 5 साल बाद कोई और होगा, लेकिन मैं आर्मी चीफ हूँ, कई सालों तक, आखिरी दम तक मुझे अपनी सेना में सर्विस देनी है, तो ये काम मैं नहीं करूंगा। इसी के बाद ये भी सवाल आया था कि क्या एयाल जामिर सत्ता पलट कर सकते हैं। खैर, ये उनका इंटरनल मामला है। लेकिन अब क्या हुआ कि हॉस्टेजेस के जो परिवार वाले थे वो भड़क गए। आलम ऐसा था कि ये समुद्र के रास्ते निकल पड़े और गाजा के बॉर्डर पे जाके पहुंचे और वहां पे इन्होंने अपील करनी शुरू की, हमास से रिक्वेस्ट करनी शुरू की कि भाई यार जंग बंद कर दो और हमारे लोगों को आज़ाद कर दो। यानी आज इजराइल के लोगों का आलम ऐसा है कि उनको अपनी सरकार पे भरोसा कम, हमास पे जाता है। इनको एक बात पता है कि अगर हम इजराइल की सरकार यानी नेतन्याहू की सरकार से बातचीत करेंगे तो नेतन्याहू कुछ करेगा नहीं, इससे अच्छा है हमास से रिक्वेस्ट कर लो, क्या पता वो मान जाए। तो आप सोच के देखिए कि एज ए प्रधानमंत्री कितनी बड़ी नैतिक हार है कि आपके देश की आवाम आपसे ना अपील करके आपके दुश्मन से रिक्वेस्ट कर रही है। तो इसके आगे आप जीते जी मर भी जाएं तो शायद वो सजा आपके लिए छोटी होगी। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही भारत से। और इस खबर को देखने के बाद दोस्तों मैं शॉक हो गया, सच बताऊं तो। आज राहुल गांधी ने एक दावा किया। आज उन्होंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन को बाकायदा एक टेलीप्रॉम्प्टर से ऐड किया, उसके बाद एक बड़ी स्क्रीन पे उसको दिखाया। उसमें जो दिखा वो शॉकिंग था। दरअसल उसमें दिखाया गया कि 40,009 के करीब ऐसे फर्जी एड्रेस बने हुए थे जिनका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी एक पता ऐसा है जो असल में है ही नहीं। अब आपको लगेगा कि इससे क्या दिक्कत होगा, लेकिन यहां बड़ी कहानी है। एक एड्रेस पे 5 लोग रजिस्टर्ड थे, वो एड्रेस ही नहीं है, उस एड्रेस पे 5 लोग रजिस्टर्ड थे और 5 वोटर थे। 5 ने वोट दिया। किसको वोट दिया आप समझ सकते हैं। अब राहुल गांधी का बड़ा सवाल है कि जब फर्जी एड्रेस बनाए गए, उस एड्रेस पे 5 से 6 लोग फर्जी बैठाए गए, 5 से 6 लोगों ने फर्जी वोट दिया, तो जाहिर सी बात है अगर सत्ता की मिलीभगत है तो ये वोट सत्ता को ही तो गया। तो जो लोग ये कहते थे कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम नहीं हैक हुई दोस्तों। हैक वोटिंग सिस्टम हो गया। हैक वो सिस्टम हो गया जिसके जरिए वोट में पारदर्शिता बनी थी। जो लोग ये दावा करते थे कि भारत में वोट बड़ा पारदर्शी तरीके से बनता है, बड़े पारदर्शी तरीके से पड़ता है। एक जनता जाती है, एक आदमी, एक नागरिक जाता है, सबसे पहले हाथों में उसकी स्याही लगाया जाता है, उसके बाद वो जाता है, जाने के बाद जैसे ही वोट देता है तब तक वो स्याही का रंग इतना गाढ़ा हो जाता है कि वोट देने वो दोबारा जाना भी चाहे तो नहीं दे सकता। लेकिन जब शासन सिस्टम और सत्ता ही इसमें इन्वॉल्व हो तब आप सोच के देखिए कि वो आदमी गया, उसके नाखूनों पे हल्का सा वो चीज़ लगा दी गई, जैसे अंदर गया उसने फौरन उसको पोंछ लिया, कोई केमिकल आया जिससे उसको रिमूव कर दिया गया, या फिर हाथ में कोई ऐसी पॉलीथीन, कोई ऐसी सिलिकॉन जेली लगा के वो आदमी जाए, जाने के बाद उस पर वो लगा के फौरन पोंछ पाछ के किनारे हो जाए। क्योंकि जब सत्ता की मिलीभगत है तो क्या होगा। ऐसा राहुल गांधी ने जब आरोप लगाया, पूरी दुनिया आज देखती रह गई। सबसे ताजुब की बात यह है कि गोदी मीडिया ने इसको दिखाया नहीं, चूंकि उनके आका के खिलाफ की बात है, और ज्यादातर मीडिया चैनलों ने इसको कवर कर दिया। ज़्यादातर मीडिया चैनलों ने इसके अलावा अलग अलग ट्रम्प की खबर, अलग अलग पुतिन की खबर, ये सब दिखाने लगे। उसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इस खबर को दबा दिया गया दोस्तों।
आलम ऐसा है कि आज इस खबर के बारे में कोई बात ही नहीं। कितने लाख कितने करोड़ वोट फर्जी भारत में पड़ रहे हैं, किसको पड़ रहे हैं, किसको फायदा हो रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर फिर ट्रंप की बताऊंगा। ट्रंप को इतना जलील करने का मन करता है और हो भी रहा। दरअसल क्या हुआ कि ये भारत के खिलाफ आग उगल रहे थे। इनको लगा कि भारत को हम अलग थलग कर ही लिए, पाकिस्तान दुश्मन है, चाइना दुश्मन है, भारत पड़ जाएगा घुटनों में। लेकिन क्या हुआ, अभी इधर ये भाई साहब चिल्ला रहे थे, 100% कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ कि इधर पुतिन ने कहा कि अच्छा ये बात है, एक काम करता हूं, अगस्त लास्ट में एक बार भारत घुमाता हूं। अब अमेरिका फड़फड़ा गया कि भारत घुमाता हूं मतलब क्या भाई, कोई राष्ट्रपति कोई प्रधानमंत्री किसी देश में जाता है तो यूं घूमने नहीं जाता, कोई बिजनेस डील होती है, कोई बातचीत होती है, कोई डिसीजन होता है। तो अब ट्रंप साहब के खिलाफ भारत पहले से उतर गया, इधर पुतिन साहब आ रहे हैं भारत घूमने, जाहिर सी बात है और बिजनेस डील होगी। ये चीज ट्रंप को खाए जा रही है कि इधर तो मैं डराने धमकाने का काम कर रहा, इधर ये भाई साहब भारत वाले पुतिन को बुला लिए कि चलो डिस्कस करते हैं नया बिजनेस। तो भारत तो डर नहीं रहा, ऊपर से और मुंह में मूत्रा। इधर फिर क्या हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब चाइना के दौरे पे जाने वाले हैं, यानी जो पिछले 6 सालों में नहीं हुआ वो भी ट्रंप ने करवा दिया। 6 सालों में कभी भारत चाइना नहीं गया, लेकिन अब मोदी साहब जाएंगे चाइना। हो सकता है अगर चाइना से भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए, और सच सोचिए आप, एक तरफ हमारे चाइना से ताल्लुकात अच्छे हो, एक तरफ हमारे पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे हो, बांग्लादेश हमारा छोटा भाई ही था, तो फिर इस देश का क्या कोई उखाड़ लेगा, कौन क्या उखाड़ लेगा, या फिर इन तीनों चारों का कौन क्या उखाड़ लेगा। वो तो अमेरिकन पॉलिसी हमें लड़ाया जा रहा। भारत का हाथ छोड़ा तो फौरन आसिम मुनीर को कुत्ता बना के बुलाया जा रहा। दूसरी तीसरी बार ये जा रहे हैं, कभी मोदी जी जाते थे, चाइना कभी नहीं गए, आज फायदे में। तो ये चीजें अब हर आदमी को समझनी पड़ेगी कि अगर जीवन में कुछ करना है तो सबसे पहले अमेरिका को बाहर करो। और अमेरिका ही क्यों, हर उस आदमी को बाहर करो जो हथियार बेचने का काम करता है। आपस में एकजुट रह के रोटी सब्जी दाल की बात करो ना, खाने पीने की बात करो ना, दवाइयों का आदान प्रदान करो, हथियार क्यों। और आप सोचिए, भारत चाइना और पाकिस्तान अगर एक साथ बैठ के काम करते तो क्या सिचुएशन होती। ना हमारे यहाँ कोई दहशतगर्दी होती, ना पाकिस्तान में भूखमरी होती, ना ही चाइना को कोई दिक्कत होती। इतना बड़ा मार्केट था भारत पाकिस्तान चाइना, सारे लोग बिजनेस करते, यही 3 देश मिलकर पूरी दुनिया पे राज करते, किसी की जरूरत नहीं थी। खैर, ये अमेरिका वाले नहीं चाहते और इस वजह से हम लोग आपस में लड़ते हैं। तो फिलहाल आज की ये बड़ी खबर थी। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल फिलिस्तीन लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।